हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? एक बार वालेकुम सलाम सारा। एक बार फटाफट अटेंडेंस आप लोग लगा दीजिएगा। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं बच्चों, सब लोग प्रेजेंट करके पोस्ट करते रहिएगा अपना नाम और फिर साथ में प्रेजेंट। यस मुनीर, वालेकुम सलाम। यस यस यस, ठीक है बच्चों, क्विकली अपना नाम और अटेंडेंस लगाते जाइएगा चैट बॉक्स में। यस वालेकुम सलाम। ओके बच्चों, ओके सर, ओके सैफुद्दीन, ओके ओके बच्चों। Alright. बच्चों चलिए हम लोग पिछले टर्न पर जो डिस्कशन किया था टिश्यू चैप्टर के बारे में, उसको कनेक्ट करते हुए आज के नए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, आज के नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें से हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू शब्द पहले बार किसने यूज किया है, एनग्रीव ने प्लांट्स के सेंस में और एनिमल्स के सेंस में बिशाट ने। और फिर हमने पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट आपको समझाया था कि टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स इन दिस चैप्टर, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। और फिर पहला आधा पार्ट इस चैप्टर का पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन। Plant tissue is classified into 2 main types, the meristematic and the permanent. Meristematic वाला further location के basis पर 3 types का, apical, intercalary और lateral meristematic tissue। और जो परमानेंट टिश्यू है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया था इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बच्चों लास्ट टाइम पर अपन ने डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। और फिर बच्चों हम लोगों ने उस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कशन अपना बिगिन किया था। आज हम लोग अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। लेट्स बिगिन अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहली बात तो बच्चों ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है। तो पहली बात हम लोग इसके बारे में डायरेक्टली ये लिख सकते हैं क्या कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स से बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 मेन टिश्यूज आते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू। तो हम लोग यहां पर ये बात कह भी सकते हैं कि जाइलम प्लस फ्लोएम, दे बोथ टुगेदर आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। इन्हें हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों कंडक्टिंग टिश्यू? क्योंकि ये मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने याद करिए लास्ट टर्न पर आपको समझाया था बच्चों कि पहले बार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहां से ओरिजिनेट हुआ? टेरिडोफाइट्स से। क्योंकि टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट्स थे जो जमीन से उठ करके उनका लेंथ बढ़ने लगा बच्चों। तो जब उनका साइज, उनका लेंथ बढ़ने लगा, जमीन से उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स दूर होने लगे, तो अब उन दूर वाले पार्ट्स को पानी और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ने लगी। तो क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते? क्या ऑस्मोसिस से नहीं हो सकता है? हो सकता है बच्चों, बट दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे खाने और पानी को डिस्टेंट प्लेसेस तक बहुत है ना, मतलब बहुत जल्दी भेजा जा सके और कम समय में भेजा जा सके। और वहीं पर पैदा हुआ या वहीं से ओरिजिनेट हुआ बच्चों क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का काम यह है कि वो खाने और पानी को लंबे दूरी तक कम टाइम में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों, ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इन दोनों को मिलाकर के एक साथ हम लोग कह देते हैं कि ये प्लांट्स का वैस्कुलर टिश्यू है। याद करिए बच्चों, पिछले टर्न पर हमने ये बात भी आपको समझाया था कि हम लोगों के बॉडी का जो वैस्कुलर टिश्यू है वो ब्लड है और लिम्फ है।
लेकिन प्लांट्स में जो वैस्कुलर टिश्यू है बच्चों वो क्या है, वो जाइलम और फ्लोएम है। तो इन प्लांट्स द वैस्कुलर टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब बच्चों इन सब में से एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जाइलम के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जाइलम। बच्चों जो जाइलम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दोनों चीज एक साथ याद रखनी है बच्चे, ये रट लेते हैं, ये याद कर लेते हैं कि पानी का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और वहीं पर सवाल उनका गलत हो जाता है बच्चों, है ना। वाटर एंड मिनरल्स दोनों याद रखना है, ये चीज सभी लोग याद रखें। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर transport of water and minerals, for transport of water and minerals, पानी का और मिनरल्स का दोनों का ट्रांसपोर्ट करने का इनका काम है बच्चों, याद रखिएगा। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एक और बात बच्चों यहीं पर मैं आपको बताता हूं, यहीं पर याद रखिएगा कि जाइलम का काम क्या बताया बच्चों, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, एक बात बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बच्चों, जाइलम हमेशा जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट है वो सिंगल डायरेक्शन में करता है। सिंगल डायरेक्शन मतलब वो एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है बच्चों, मिट्टी से, रूट्स के जरिए, और वहां से एब्जॉर्ब करके वो एरियल पार्ट्स में भेजने का काम करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पानी एरियल पार्ट से नीचे की डायरेक्शन में है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो याद रखिएगा हमेशा वाटर का और मिनरल्स का जाइलम के थ्रू सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। इस ट्रांसपोर्ट को जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन सिंगल डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बच्चों बात समझ में आ गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ऑलरेडी सवाल बने हैं यहां से कि जाइलम के थ्रू पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस डायरेक्शन में होता है, सिंगल डायरेक्शन में, और वो भी कहां से कहां, फ्रॉम द सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। एरियल पार्ट्स का मतलब प्लांट के जो एयर में पार्ट्स है, पत्तियां वगैरह है, वहां तक ट्रांसपोर्ट करने का काम है बच्चों। क्या ये बात सभी लोग समझ गए बच्चों? और आगे चलते हैं, चलिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू बच्चों, जाइलम वेसल्स के थ्रू, है ना। जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलरेडी 2013 में पहले भी बताया था बच्चों, सवाल पूछा गया है। क्या कहते हैं बच्चों उसे, एसेंट ऑफ सैप। क्या है एसेंट ऑफ सैप, पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप। तो यहां पर कह देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दोनों बोलना है बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू xylem is called as, through xylem is called as ascent of sap। बच्चों ऑलरेडी पूछा गया हुआ सवाल है, तो सभी को याद रखना है कि पानी का और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम वेसल्स के थ्रू जो होता है उसे क्या बोला जाता है, एसेंट ऑफ सैप। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, बड़े कॉम्पिटिशन्स में बहुत सवाल पूछे गए बच्चों। जो सबसे बेस्ट थियोरी है जो ये एक्सप्लेन करती है, जो बेस्ट थियोरी है जो ये एक्सप्लेन करती है कि एसेंट ऑफ सैप के जरिए पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वो है ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। बच्चों ये बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं, एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए द बेस्ट थियोरी इज the best theory to explain ascent of sap, to explain ascent of sap को explain करने के लिए जो बेस्ट थियोरी है वो कौन सी थियोरी है बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। और ये थियोरी किसने दिया था बच्चों, दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम है जॉली और दूसरे का नाम है डिक्सन। तो जॉली और डिक्सन ये दो साइंटिस्ट ने एक सबसे फेमस थियोरी दिया एसेंट ऑफ सैप के लिए, उस थियोरी का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। और ये ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी दो साइंटिस्ट ने दिया। कौन से दो साइंटिस्ट ने बच्चों, एक का नाम था जॉली और दूसरे का नाम था डिक्सन, जॉली एंड डिक्सन। तो जॉली और डिक्सन जो है ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये थियोरी प्रपोज किया था एसेंट ऑफ सैप का, ट्रांसपिरेशन पुल थियोरी। आई होप बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात और आ रहा होगा, ये पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू कैसे होता है, क्या इसमें एनर्जी खर्च होती है? नहीं बच्चों, ये पैसिव प्रोसेस है।
पैसिव प्रोसेस मतलब जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो यहां पर डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप एक पैसिव प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी का एटीपी का खर्चा नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग कह देते हैं कि इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एक पैसिव प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नो एटीपी या नो एनर्जी। एटीपी सभी लोग जानते हैं ना बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब भी ये बात आती है तो इसको हमेशा अलग से पहले मैं समझा देता हूं। एक्चुअल में क्या है, एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है, इस तरीके का एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, एक फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं बच्चों। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए। और बच्चों ये जो बॉन्ड्स हमने दिखाए हैं ना, ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है। दीज आर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, बच्चों आपने एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी लगती है उस बॉन्ड को बनाने के लिए, और बॉन्ड टूटता है तो जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड है वो एनर्जी खर्च होती है, निकलती है बच्चों। वैसे यहां पर भी जब ये वाला मान लीजिए बॉन्ड टूटेगा तो एडिनोसिन के साथ सिर्फ 2 फॉस्फेट लगे हुए बचे रहेंगे और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से अलग हो जाएगा। और साथ में जो इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर थी वो कितनी थी बच्चों, इट वाज 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी निकलेगी। या इसी को अगर हम लोग किलो जूल में बोले तो 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और साथ में एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दिस वाज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बच्चों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, सुनिए कि ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें से फर्दर ये फॉस्फेट बॉन्ड और भी टूट सकता है और फर्दर ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। तो कभी अगर एटीपी आए, एडीपी आए, एएमपी आए तो सिर्फ उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बच्चों। ऐसा 2011 में एमयू के 11th एंट्रेंस में सवाल पूछे गए थे। उस साल 2 सवाल डायरेक्टली इससे पूछे गए थे। सवाल बहुत सिंपल थे। क्या थे सवाल कि एटीपी अगर एडीपी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एक फॉस्फेट निकलेगा, एक फॉस्फेट लगेगा, 2 फॉस्फेट निकलेगा, 2 फॉस्फेट लगेगा। तो बात आप सब लोग जानते हैं कि एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट रिलीज आउट। बच्चों ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी किताब की वैल्यू है और ये वैसे आपके लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में है, लेकिन जहां पर भी ये चीज आती है मैं बता देता हूं। ये बहुत बढ़िया बात है, स्टार लगा दिया है बच्चों इसके ऊपर। सभी लोगों को बिल्कुल पैक करके दिमाग में ये रखना है कि एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और 7.3 किलो कैलोरी या 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज आउट। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। तो अब यहां पर क्या कह रहा था, बात अपनी चल रही थी बच्चों जाइलम के बारे में। बात अपनी चल रही थी बच्चों, अगर एक फॉस्फेट और निकल जाए बच्चों, अगर एक फॉस्फेट मैंने बताया तो अगर एक फॉस्फेट और निकल जाए तो क्या बन जाएगा, एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला फॉस्फेट भी निकल जाए तो कोई बात नहीं बच्चों, और एनर्जी निकलेगी क्योंकि यहां पर भी वो बॉन्ड मौजूद है, एडिनोसिन अलग और फॉस्फेट अलग। और हर पहला वाले में एनर्जी कम है बच्चों, दूसरे वाले में एनर्जी और ज्यादा है। जैसे यहाँ 7.3 किलो कैलोरी था ना बच्चों, यहाँ पर 8.9 के करीब किलो कैलोरी एनर्जी दूसरे वाले बॉन्ड के टूटने में लगती है। जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ ना तो 8.8, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है तो वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। और जब तीसरा वाला ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अभी सिर्फ ये बात, ये वाला वैल्यू याद रखिए, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ आपको ये वाला वैल्यू अभी फिलहाल याद रखना है, 7.3 किलो कैलोरी या 30.5 किलो जूल एनर्जी स्टोर होती है। आई होप बच्चों ये बात सभी को याद रखना है बच्चों। एक बार ये बात सभी लोग याद रखिएगा। अब वापस से हम लोग लौट करके आते हैं इसी पर कि जो एसेंट ऑफ सैप है या जो ट्रांसपिरेशन पुल थियरी है वो ये समझाती है कि पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू कैसे होता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है। और जैसे भी हो उसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, इसीलिए उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। तो नो एटीपी और एनर्जी इज कंज्यूम, नो एटीपी और एनर्जी इज कंज्यूम। कोई भी एटीपी
या एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है। अब एक बात बच्चों सोचने वाली है, समझने वाली है कि पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू इतने इतने ऊंचाई तक होता है। मान लीजिए अगर कोई 100 फीट का या 100 मतलब और भी ज्यादा ऊंचा कोई प्लांट है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, मिट्टी से पानी आना है और 100 फीट ऊपर जाना है, कोई एनर्जी का खर्चा नहीं। ये पॉसिबल कैसे? अपने को अगर एक फ्लोर ऊपर पानी चढ़ाना होता है टंकी में तो मोटर लगाना पड़ता है, वो मोटर खींच खींच करके पानी ऊपर भेजता है। और ये कैसा प्रोसेस है कि 100 फीट पानी ऊपर जा रहा है प्लांट के अंदर पत्तियों तक और कोई एनर्जी का खर्चा नहीं हो रहा है। ये हो कैसे रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल एक्चुअली? ये बात याद रखिएगा बच्चों, ये जो पूरी थियरी है ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में याद रखिएगा ध्यान से कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, अब ये थियरी पूरी समझा रहा हूं बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। इसके बारे में बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का जाइलम है और ये एक्चुअल में लीव्स है बच्चों। अब होता क्या है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से पानी का लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस से पानी का लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में बच्चों? वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर के फॉर्म में पानी का लॉस हो रहा है। कहां से बच्चों? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है बच्चों? इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कह दिया जाता है, ट्रांसपीरेशन। सब लोग जानते हैं ना बच्चों ट्रांसपीरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का लॉस होता है, जिसमें वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना बच्चों? याद रखिएगा। क्या डू ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव्स? यस बच्चों, लीव्स के थ्रू मेनली होता है, बट सम ट्रांसपीरेशन आल्सो अकर्स थ्रू स्टेम, ग्रीन स्टेम। कुछ ट्रांसपीरेशन बच्चों लेंटिसल से भी होता है, वुडी स्टेम में भी जो प्रेजेंट है, बट उसका वैल्यू बहुत कम होता है। पर अभी ट्रांसपीरेशन का मतलब समझिए बच्चों। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। याद करिए बच्चों, कभी घर में हम लोग कुछ सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, यूजुअली कोई लीफी वेजिटेबल, पालक वगैरह, और उसको पॉलीथीन में बांध करके अगर रखे रहते हैं 2-3 घंटे तक, तो जब उसको निकालेंगे ना बच्चों पालक को, तो उस पॉलीथीन में पूरा पानी इकट्ठा होगा बच्चों। और वो जो पानी पूरा इकट्ठा वहां नजर आएगा, वो आप समझ जाइए ट्रांसपीरेशन से लॉस हुआ है। उन पत्तियों से, वो डेड पत्तियों से भी, मतलब वो प्लांट कटा हुआ है उसके बाद भी वहां से लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, तो दैट इज ट्रांसपीरेशन। मतलब अब ये बात समझिए कि जब पत्तियों से पानी का लॉस होता है तो पत्तियों में पानी की कमी होती है, और जब पानी की कमी होती है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक खिंचाव, एक पुल जनरेट होता है, एक पुल डेवलप होता है। और इस पुल को हम लोग कहते हैं सक्शन प्रेशर। एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक पुल डेवलप हो रहा है, एंड दिस प्रेशर और दिस पुल इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर, या इसी को हम लोग कह देते हैं, या इसी के लिए एक और नाम है बच्चों, इसी को हम लोग कह देते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल और इट इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर। बच्चों बच्चों याद रखेंगे ना, एवेपोरेट जो वाटर का लॉस है वाटर वेपर के फॉर्म में फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स मेनली generates a suction pressure or a pulling pressure, a negative pressure, क्योंकि pulling pressure is a negative pressure and pushing pressure is a positive pressure। तो यहां पर pulling pressure डेवलप होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो उस ट्रांसपीरेशन के वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है बच्चों, उसे सक्शन प्रेशर या ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। बच्चों एक तो ये बात हो गई, जो मेन फोर्स है वो यही है, ट्रांसपीरेशन पुल। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ये जो जाइलम वेसल्स है ना बच्चों, ये जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में भी एक फोर्स लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या कोहेजन भी बोल सकते हैं, कोहेसिव फोर्स। ये फोर्स वो फोर्स है बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है बच्चों, है ना? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स बच्चों, ये वाला फोर्स। और इसके वजह से वाटर का पूरा एक कंटिन्यूअस चेन बन जाता है, और फिर उस चेन को सपोर्ट देने का काम करता है ये जो जाइलम वेसल की दीवार है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एडहेसिव फोर्स। सो वन ऑफ देम इज कोहेसिव फोर्स एंड द अदर वन इज एडहेसिव फोर्स। ये बिल्कुल ऐसी बात है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कोई प्लेन दीवार है, उस दीवार पर आपको चढ़ना है,
और अगर मान लीजिए ऊपर से कोई बंदा आपको हाथ देकर के खींचने वाला है तो आप बहुत आसानी से चढ़ जाएंगे। ऐसे ही ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, सब एक दूसरे को ऊपर पुल करते हैं, चेन बनी हुई है। और प्लस उस चेन को दीवार से भी सपोर्ट मिल रहा है, एक और फोर्स काम कर रहा है, एडहेसिव फोर्स, जो वॉल से उसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। बच्चों अगर आपसे कह दिया जाए हवा में चढ़ना है ऊपर छत पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दीवार में कुछ ग्रूव्स बने हुए, उन ग्रूव्स को पकड़ करके अगर आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं दैट विल बी इजी। द सेम इज ओवर हियर। तो याद रखिएगा बच्चों, तीन चीजें याद रखनी। क्या क्या तीन चीजें हैं? सबसे पहले सक्शन प्रेशर या ट्रांसपिरेशन पुल, दूसरी चीज क्या है बच्चों? कोहेसिव फोर्स, एंड तीसरी चीज क्या है? एडहेसिव फोर्स। ये तीनों मिल करके पानी के मॉलिक्यूल्स को एक चेन के फॉर्म में ऊपर की डायरेक्शन में पुल करते हैं। एंड याद रखना है बच्चों, ये बात सभी को याद रखना है, दिस इज एसेंट ऑफ सैप। यही वो पूरा प्रोसेस है जिससे पानी ऊपर बढ़ता है, इसी प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने वाली जो थियरी है वो थियरी हमने समझा दिया, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी। इट वाज गिवन बाय जॉली एंड डिक्सन। आज के बाद बच्चों ये बात याद रखिएगा कि प्लांट की बॉडी में पानी 100 फीट ऊपर बिना कोई एनर्जी के सिंपली ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ऊपर बढ़ जाता है। बच्चों अगर अभी ये बात आपको क्लियर नहीं हुई तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको हुबुलोगी समझाता हूं। याद करिए, कई बार हम लोग कोई बकेट वगैरह में या कोई ड्रम वगैरह में पानी होता है, उसमें पाइप डाल करके हम लोग उसको सक करते हैं, उसको खींचते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, पानी कंटिन्यूअसली बहने लगता है। आपको पता है बच्चों, बिल्कुल उसी जैसे ये प्रोसेस है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है वो भी, बस यहाँ पर ट्रांसपीरेशन से ऊपर खिंचाव डेवलप हुआ है। लेकिन जब हम लोग बकेट से पानी खींचते हैं, वो जैसे यहाँ नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर ट्रांसपीरेशन से जनरेट हुआ, यहाँ हम लोग अपना सक्शन प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। और प्लस यहाँ पर भी पाइप के दीवार के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है, और पाइप के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में आपस में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो ये सारी फोर्स मिल करके कंटिन्यूअसली पानी को पाइप से बाहर कर रहे हैं। वैसे ही ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में पानी जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। आई होप बच्चों सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई अबाउट दैट कि कैसे पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम वेसल्स के थ्रू। बच्चों ये बात हमने यहीं पर आपको डिटेल में समझा दिया है। अब लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में भी एक टॉपिक है, वहां पर ये बात हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज यहीं पर कवर कर लिया है जब जाइलम पढ़ लेते हैं। सभी को बच्चों बिल्कुल बात क्लियर है? सर प्लीज रिपीट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों? मैंने बस यही कहा है कि पानी का ट्रांसपोर्ट जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है, उसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने वाली सबसे बेस्ट थियरी ट्रांसपिरेशन पुल थियरी है। किसने दिया बच्चों? जॉली एंड डिक्सन ने। क्या कहा उन्होंने? तीन फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं। एक, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुल जनरेट हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन प्रेशर। दूसरा एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। ये तीनों मिलकर के पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। दैट्स इट। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो फटाफट बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर पानी क्यों कंटिन्यू रहता है मूव ऊपर? बच्चों वो बात बताया ना कि ये जो जाइलम और जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। प्लस क्लास 11th में जाएंगे बच्चों तो और भी फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे सरफेस टेंशन, जैसे कैपिलैरिटी, जैसे रूट प्रेशर। ये कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, बिकॉज रूट प्रेशर के बारे में अभी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो अभी अपने स्कोप से बाहर है बच्चों, अपने डिस्कशन के स्कोप से बाहर। अभी यहां पर जो बातें हैं बच्चों, इसमें अगर कोई डाउट हो तो फटाफट बता दीजिए क्विकली, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक बातें सबको बिल्कुल क्लियर हो गई, साफ हो गई हैं, तो अब हम लोग डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जाइलम के अंदर जो चार अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। बहुत ध्यान से, वन बाय वन, लेट्स टॉक अबाउट देम बच्चों। सबसे पहला टाइप का सेल, जाइलम पूरा टिश्यू है ना बच्चों, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या? एक से ज्यादा टाइप के सेल्स वहां पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एक से ज्यादा टाइप के कौन कौन से सेल्स हैं? तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले टाइप का जो सेल है वो जाइलम वेसल्स है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जाइलम वेसल्स, ये सबसे पहले टाइप के सेल्स हैं, जाइलम वेसल्स। ये डेड होते हैं, तो लिखते ही मैंने ये बात साथ में लिख दिया कि जाइलम वेसल जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं। डेड क्यों होते हैं? उसका एक रीजन है, उनके दीवारों में एक वाटर प्रूफ मटेरियल है, और उस वाटर प्रूफ मटेरियल को हम लिग्निन कहते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जाइलम वेसल्स के दीवार में लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से या उसी प्रोसेस को कहते हैं लिग्निफिकेशन की वजह से जाइलम वेसल्स डेड होते हैं। याद रखना है ये बात, जाइलम वेसल्स डेड क्यों डेड है? क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया है? लिग्निफिकेशन। व्हाट इज लिग्निफिकेशन? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जाइलम वेसल्स आर डेड। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से ये बात भी सुनिए बच्चों, ये होना बहुत जरूरी था। और जो जाइलम, जिस प्लांट का जाइलम वेसल जितना ज्यादा डेड होगा उतना बढ़िया तरीके से वो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्यों? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक पाइप से हमें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, उस पाइप में अगर रास्ते में बहुत सारे होल्स होंगे, या वो इमेजिन करिए वो पाइप की दीवार वाटरप्रूफ नहीं है, कपड़े से बनी हुई है, तो पूरे रास्ते में पानी लीक होते जाएगा, आगे की डायरेक्शन में बहुत कम पानी पहुंच पाएगा। वही बात यहां पर भी है। तो जाइलम वेसल को डेड करना मजबूरी, जरूरत थी। लिविंग, अच्छा एक रीजन और है डेड क्यों है, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन, प्लस इसके अंदर जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है बच्चों वो सब खत्म है। अगर प्रोटोप्लाज्म खत्म नहीं होता, सेल में भरा होता, तो पानी कैसे पास करता बच्चों? तो पानी को अनऑब्स्ट्रक्टेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बिना रुकावट ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है सबको हटाना पड़ेगा, सबको डेड खाली करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो जाइलम वेसल्स है यहां बना करके भी दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, ये एक एक जाइलम वेसल एलिमेंट्स है इस तरीके से बच्चों, ये जाइलम वेसल एलिमेंट्स है। और कैसे एक एक जाइलम वेसल एलिमेंट्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, डेड होते हैं। इनके दीवार में किसका डिपोजिशन है बच्चों? इनके दीवार में लिग्निन का डिपोजिशन है। पूरा वन पीस है, नीचे से पानी बहुत आसानी से अनऑब्स्ट्रक्टेड, बिना रुकावट के ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते रहता है बच्चों। ये जो एक एक सेल है ना, इन्हें बोल देते हैं वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स। और इसमें हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों? ये डेड तो है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो वही प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तभी तो कोई रुकावट नहीं होती इनके ट्रांसपोर्ट में बच्चों। एक बात और सुन लीजिए इनके बारे में, जाइलम वेसल्स के बारे में एक बात और सुन लीजिए, यही मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं कहां पर बच्चों? इन एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट है बच्चों। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना आपसे कि पहले बार जाइलम और फ्लोएम आया कहां से, स्टार्ट कहां से हुआ बच्चों? यस, कहां से स्टार्ट, कहां से हुआ? टेरिडोफाइट्स। लेकिन टेरिडोफाइट में ये जाइलम वेसल नहीं पाया जा रहा था बच्चों। एक और टाइप का सेल है जो थोड़ा सा प्रिमिटिव होता है, थोड़ा सा पुराना होता है, थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है, थोड़ा सा लेस एडवांस्ड होता है। अभी अगला सेकंड वाले सेल यहीं पर बताऊंगा, जिन्हें ट्रकीड्स बोला जाता है। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म से और एडवांसमेंट हुआ, एंजियोस्पर्म्स बने, तो उनके अंदर ये वाला और बढ़िया टाइप का पाइपलाइन बिछ गया, मतलब जाइलम वेसल्स आ गए। लेकिन जाइलम वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। ये बात हम यहीं पर कह देते हैं, सर स्क्लेरेनकाइमा में भी तो लिग्निन होता है। सही बात है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा में भी लिग्निन होता है, लेकिन उसका कुछ और रोल है। उसका काम क्या है? उसका काम है प्लांट की बॉडी को सपोर्ट देना, है ना। इसका काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना। और डेड होने का रीजन यहाँ अलग है बच्चों, वहां मजबूती देने के लिए डेड होना था, यहाँ पर अपने अंदर से पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जगह खाली करनी थी, और प्लस पानी को लीक नहीं होने देना था, इसलिए उसको डेड होना पड़ा। तो दोनों जगह डेड है, लेकिन दोनों जगह डेड होने का रीजन अलग है बच्चों। बात समझ गए ना? चलिए और आगे हम लोग, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने समझाया, ये एब्सेंट होता है कहां पर बच्चों? एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है जाइलम वेसल्स। आई होप ये बात सभी को क्लियर हो गई बच्चों जाइलम वेसल्स के बारे में। अब दूसरे टाइप के सेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड द सेकंड टाइप ऑफ सेल्स आर ट्रकीड्स। ट्रकीड्स, ये सेकंड टाइप के सेल्स है। चार टाइप के सेल्स है बच्चों। जाइलम वेसल पहला ए बी वाला, ये सेकंड टाइप का है ट्रकीड। ये भी कैसा होता है? डेड। ये भी डेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का। और उसको भी क्या बोल सकते हैं बच्चों? अपन लिग्निफिकेशन बोल सकते हैं। ये बात सभी को याद रखना है। सबसे पहले जाइलम वेसल्स बताया, दूसरा हमने क्या बताया बच्चों? ट्रकीड्स बताया। ट्रकीड्स के बारे में क्या बताया? दे आर डेड। व्हाई दे आर डेड? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अगेन लिग्निन।
नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बहुत बढ़िया बात सुनिएगा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए। तो ट्रकीट के सेल्स है बच्चों, वो दोनों एंड से ऐसे टेपरिंग होते हैं, इस तरीके के होते हैं बच्चों, दोनों एंड से बंद है, और इनके दीवार में किसका डिपोजिशन है बच्चों? लिग्निन का। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब ये ऐसे क्लोज्ड सेल हैं तो ये पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट वाटर? बच्चों सिंपल सी बात है, ये अगर ऐसे बंद है, ये एक ट्रैकीड है बच्चों, ये दूसरा ट्रैकीड ये देखिए इस तरीके से है ना, ये तीसरा ट्रैकीड मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये अगर पूरे पूरे बंद हैं और दीवार में भी लिग्निन का डिपोजिशन है तो पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा बच्चों, हर जगह लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लेकिन कुछ जगहों पर लिग्निन का डिपोजिशन एब्सेंट होता है, और ऐसी जगहों को कहते हैं पिट्स। ये बात ऐसे समझ लीजिए जैसे ये पूरा मार्कर है, ये मार्कर पूरा क्लोज है, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, एक दूसरा मार्कर है, ये भी पूरा क्लोज है, पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। अब ये समझिए कि मान लीजिए इस मार्कर में कोई होल मैं कर दूं और इस मार्कर में भी होल कर दूं और दोनों मार्कर के होल्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, अब अंदर से ये दोनों मार्कर्स इंटरकनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल वैसे ही एक ट्रकीड पूरा बंद है, लेकिन इस ट्रकीड में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, उनको हम लोग कहते हैं पिट्स, PITS। तो एक ट्रकीड का पिट और दूसरे ट्रकीड का पिट ओवरलैप करता है बच्चों, और ये ओवरलैप करने की वजह से अंदर से ही एक रास्ता बन जाता है, और ये रास्ते के जरिए पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पानी का ट्रांसपोर्ट सीधे सीधे हो रहा है बगैर कोई रुकावट के, यहाँ पर पानी को थोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ रहा है बच्चों। तो यही तो कमी थी जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में, जो कमी आगे जाकर के एंजियोस्पर्म्स में दूर की गई बच्चों। याद रखिएगा, ये जो ट्रैकीड्स है, क्या ये एंजियोस्पर्म्स में नहीं होते? एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में मेनली पानी का ट्रांसपोर्ट इसके जरिए होता है। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है बार बार, क्या सर वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स? बिल्कुल सही बात है, वही बात तो हमने बताया कि वेसल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं कहां पर? इन जिम्नोस्पर्म्स एंड इन इट इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। अच्छा, ये बात ट्रकीट्स के बारे में मैं बता रहा था, ये डेड होते हैं बच्चों, इनके बारे में एक बात क्या कह दूं कि दे आर मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ किसके बच्चों? ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के और टेरिडोफाइट्स के मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स है बच्चों। और यहाँ बीच बीच में ये जो जहां पर लिग्निन एब्सेंट है उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें पिट्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज पिट्स। पिट्स के जरिए इंटरकनेक्टेड होते हैं सुबेरिन वर्सेस लिग्निन। एक्चुअल में दोनों अलग अलग मटेरियल है। सुबेरिन इज वाटर एंड एयर प्रूफ मटेरियल, बट लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। और दोनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है वो फिर आप क्लास 11th में एक चैप्टर है पूरा बायोमोलिक्यूल्स, वहां पर बताते हैं बच्चों। अभी उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करना बेसिकली अपने डिस्कशन के स्कोप की बात। ठीक है, ठीक है भाई, फ्यूचर डॉक्टर। अच्छा, ये बात सभी लोग समझ गए कि ट्रकीट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं उनमें ये मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स। कैसे वाटर का कंडक्शन होता है? जब पूरे दीवार में लिग्निन का डिपोजिशन है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, उन जगहों को क्या बोला जाता है बच्चों? पिट्स बोला जाता है। उन पिट्स के जरिए पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई सभी को बच्चों। अब तीसरे टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम लोग कह देते हैं क्या? जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। पहले जाइलम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम फाइबर्स, ये जो जाइलम फाइबर्स है बच्चों, ये भी कैसे होते हैं? दे आर आल्सो डेड। और ये क्यों डेड होते हैं? अगेन सेम रीजन, इनके अंदर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है बच्चों। ये बात आप इमेजिन करिए, आप ये सोचिए कि प्लांट के बॉडी में इतने ऊंचाई तक ये जाइलम वेसल्स एक के ऊपर एक पतले पतले चैनल्स लगे हुए हैं। अगर इनके जरिए पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कहीं बीच में से क्रैक ना कर जाए बच्चों।
तो क्रैक अगर नहीं करें, उसको रोकने के लिए उनको सपोर्ट भी चाहिए, मजबूती भी चाहिए। तो चारों तरफ से फाइबर्स लिपटे हुए होते हैं जो उनको रिजिडिटी, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनको मजबूती देते हैं। और वो कौन से फाइबर्स है बच्चों? यही जाइलम फाइबर्स। ये डेड फाइबर्स है जो क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? जो स्ट्रेंथ देते हैं। तो जाइलम फाइबर्स भी डेड है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टू जाइलम टिश्यू। ये जाइलम को मजबूती और स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू जाइलम। ठीक है ना बच्चों? सर इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, किन में? इन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। ट्रैकीड्स में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है क्योंकि ये डेड है। इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो जाइलम टिश्यू के 3 सेल्स कैसे हैं बच्चों? 3 सेल्स कैसे हैं? डेड है ना सर? दिख नहीं रहा। अच्छा यहां से क्या? ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये डेड लिखा है, उसके नीचे लिग्निन लिखा है ना? ये डेड लिखा है, डेड लिखा है, इसके नीचे लिग्निन लिखा है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू जाइलम लिखा है। चलो इसको रब करके यहां लिख देता हूं जाइलम। ठीक है बच्चों, ये डेड लिखा है यहां पर, जाइलम फाइबर्स के आगे ये डेड लिखा है। और डेड क्यों लिखा है? क्योंकि ये किससे बना हुआ है बच्चों? ये लिग्निन से बना हुआ है, लिग्निन, इसलिए। ठीक है बच्चों, चलिए सर एक ठीक है, ठीक है। अब सुन लीजिए बच्चों, अब आई होप अब आपको ठीक है, नजर आ रहा होगा। अब और आगे चलते हैं। एक लास्ट टाइप का सेल है बच्चों, लास्ट टाइप ऑफ सेल जाइलम पैरेन्काइमा। इस पूरे टिश्यू में, पूरे जाइलम टिश्यू में जितने भी सेल्स हमने पढ़ाए, 1, 2 और 3, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये तीनों डेड थे। सिर्फ यही एक ऐसा सेल है बच्चों इस टिश्यू के अंदर जो लिविंग है। तो 4 में से 3 सेल्स डेड, बस एक सेल लिविंग। इस वजह से इस पूरे टिश्यू को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? डेड टिश्यू कह देते हैं बच्चों। 4 में से 3 डेड है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेड, दैट इज व्हाई दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज अ डेड टिश्यू। तो याद रखिएगा, जाइलम पैरेन्काइमा ये ओनली लिविंग सेल है। दिस इज द ओनली लिविंग सेल, सिर्फ लिविंग सेल है, ओनली लिविंग सेल ऑफ दिस टिश्यू। इस टिश्यू का सिर्फ यही एक लिविंग सेल है बच्चों। और जाइलम पैरेन्काइमा का काम भी स्टोरेज का है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो जाइलम वेसल्स और मतलब और भी सराउंडिंग सेल्स को देने का काम करता है। प्लस मेन काम इनका ये है कि अगल बगल के डायरेक्शन में पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन लैटरल डायरेक्शन या साइडवेज डायरेक्शन, अगल बगल के डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, ओनली लिविंग सेल ऑफ दिस टिश्यू। और इसके बारे में इसका फंक्शन क्या कहते हैं? लैटरल, लैटरल मतलब साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का साइडवेज कंडक्शन। बच्चों ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जाइलम में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, लेकिन 4 में से 3 सेल्स डेड हैं, बस एक सेल लिविंग है। तो 4 में से 3 डेड मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर डेड। जब मेजॉरिटी डेड है तो इसे डेड परमानेंट टिश्यू कहते हैं या डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बस एक सेल लिविंग है और वो भी क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। एक्स मतलब जाइलम पैरेन्काइमा। बच्चों बात समझ में आ गई? अगर आपसे अब यहां से सवाल क्या बनता है कि कौन सा ऐसा सेल है जो जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है? जाइलम का कौन सा सेल है? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स पहली बार कहां ओरिजिनेट हुए बच्चों? एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर है जाइलम वेसल का पाया जाता। एंजियोस्पर्म्स के अलावा जाइलम वेसल्स और कहीं नहीं पाया जाता। जाइलम कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है, क्योंकि उसको पानी का कंडक्शन करना है। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स डेड है, बस एक सेल उसमें लिविंग है। आई होप यहां तक बात सभी को क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट हो अभी जाइलम वाले पार्ट में तो क्विकली पूछ लीजिए बच्चों, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लैटरल कंडक्शन, यस, इसका मतलब साइडवेज कंडक्शन। सर ये लिविंग क्यों है? सर ये लिविंग क्यों है? अच्छा ये वाला सेल लिविंग इसलिए बच्चों क्योंकि कुछ खाना पीना भी जाइलम को, जब स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में जाइलम वेसल्स वगैरह बनते हैं तब लिविंग होते हैं, लेटर ये डेड हो जाते हैं। तो बचपन में खाना पीना भी चाहिए, तो खाना पीना कहीं स्टोर्ड रहना चाहिए, तो वो खाना पीना इन्हीं जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर होता है। लैटरल कंडक्शन मतलब साइडवेज कंडक्शन। और किसी को कोई बात पूछनी तो नहीं है बच्चों? जाइलम के बारे में हम लोग डिस्कशन एंड कर रहे हैं, अब फ्लोएम के बारे में बात स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिग्निन इज एब्सेंट इसलिए शायद, यस लिग्निन नहीं है इसलिए वो लिविंग है,
लेकिन उनका सवाल कुछ और था कि लिविंग का पर्पस क्या है, व्हाई इज इट लिविंग। सर जाइलम पैरेन्काइमा हैज टिपिकल सेल कंटेंट्स, यस इट हैज ऑल द टिपिकल सेल कंटेंट्स, उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जाइलम पैरेन्काइमा में प्रोटोप्लाज्म होता है, यस बिल्कुल सही बात है। फिर मैच्योरिटी में क्या करता है, फिर मैच्योरिटी में ये लैटरल डायरेक्शन में वाटर का कंडक्शन करता है, साइडवेज डायरेक्शन में पानी को कंडक्ट करता है। सर जाइलम तो यूनिडायरेक्शनल है, फिर ये यूनिडायरेक्शनल तो है लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जाइलम वेसल्स ऐसे सीधे सीधे ऊपर जा रहे हैं, बगल में अगर कोई डाल है तो उसमें भी तो पानी जाना है, तो साइड में पानी को ले जाने का काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात सभी को अगर समझ में आ गई हो। अब बोर्ड को क्लियर कर देता हूं मैं, और अब हम लोग बात स्टार्ट करेंगे फ्लोएम के बारे में। बच्चों यहां तक सभी को बात साफ क्लियर है ना बच्चों? एक बार क्विकली लिख करके बता दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेयर इज जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट? जाइलम टिश्यू के साथ एसोसिएटेड होता है, वही जाइलम। आप जब बेसिकली क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे है ना, तो क्रॉस सेक्शन में आपको नजर आएगा कि जाइलम वेसल्स, ट्रैकीज उसी के आसपास प्रेजेंट होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। एक बार चैट बॉक्स में क्विकली बता दीजिए बच्चों, अगर ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इसका मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड डायरेक्शन? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या, सिंगल डायरेक्शन। ये कहां बोला गया सिंगल डायरेक्शन ओनली इन अपवर्ड पैटर्न, ऐसा थोड़ी बोला गया। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन, उस रास्ते से रिवर्स पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ट्रैकीड्स एंजियोस्पर्म्स में भी पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है बच्चों, किसका स्पेसिफिक लोकेशन? बी स्पेसिफिक इन योर क्वेश्चन बेटा, है ना? और एक बार लिख दो, मुझे दिखाई दे देता है। मिस्टर फ्यूचर डॉक्टर प्लीज ट्राई टू राइट ओनली वंस, आई अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, अगर यहां तक बात अपनी क्लियर हो गई है तो हम लोग और आगे चलते हैं। हम लोग फर्दर बात करने जा रहे हैं अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द फ्लोर। बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि फूड का ट्रांसपोर्ट, लोकेशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा बताया तो एक बार आपको कि उसी के बगल में पाया जाता है। अब जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जाइलम कहां पर होता है? वेयर इज जाइलम प्रेजेंट? स्टेम के अंदर ना। तो स्टेम में जाइलम जहां पर भी प्रेजेंट है उसमें जाइलम वेसल्स मतलब यूनिलैटरल डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, उसी के साइड में जाइलम पैरेन्काइमा है, ट्रैकीड्स है, वो सब अगल बगल प्रेजेंट होते हैं बच्चों। बच्चों सबसे पहली चीज, अगर हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करें, अगर हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम के बारे में सबसे पहली चीज ये है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना। ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों? ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बात सुनिएगा बच्चों, समझिएगा। सबसे पहली बात ये है कि इट इज फ्लोएम। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, एंड दैट इज फ्लोएम, है ना। इसको याद रख सकते हैं, फ्लोएम फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड। तो फ्लोएम का काम क्या है बच्चों? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और जब हम लोग फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो फूड का मतलब क्या? प्लांट के बॉडी में फूड क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लांट के बॉडी में जो खाना बनता है, खाना बनता है वो क्या है बच्चों? दैट इज ग्लूकोज। प्लांट के बॉडी में खाना बनता क्या है बच्चों? ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो खाना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या प्लांट्स वो जो ग्लूकोज उनका खाना बन रहा है उस ग्लूकोज को फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? नहीं। क्यों नहीं, कोई बता सकता है बच्चों? एनीवन? एनीवन? व्हाई नॉट ग्लूकोज, व्हाई सुक्रोज? क्विकली बच्चों आंसर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि प्लांट के बॉडी में जो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट इज ग्लूकोज, बट ग्लूकोज इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर सुक्रोज के फॉर्म में। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट ग्लूकोज? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ग्लूकोज से ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं है? वो भी है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर सकता है बच्चों। एनीवन एल्स स्टूडेंट्स?
बहुत बढ़िया यहाँ पर आंसर इसमें छुपा हुआ है बच्चों, ग्लूकोज के फॉर्म में, बिकॉज इजी टू ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू मीन इजी? क्या ग्लूकोज तो और आसान है, वो तो मोनोमेरिक यूनिट है, वो तो और सिंपल उसका स्ट्रक्चर है। बच्चों याद रखिएगा आज के बाद हमेशा, जो ग्लूकोज है वो केमिकली ज्यादा एक्टिव है या रिएक्टिव है, बट सुक्रोज इज केमिकली स्टेबल, वो लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो एक ऐसा सब्सटेंस के फॉर्म में प्लांट के बॉडी में खाने को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है जो रास्ते भर रिएक्शन करता हुआ ना जाए, जो केमिकली ज्यादा स्टेबल हो। अब कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है सर स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में बच्चों क्यों खाने का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है? नहीं होता है बच्चों, क्यों नहीं हो सकता है ये मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, वो सॉल्यूट के इतना बिहेव नहीं करता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस नहीं करता है, वो सॉल्युबल नहीं है। तो याद रखें, तो एक ही ऑप्शन बनता है, बचता है कि प्लांट्स अपने फूड को सुक्रोज या सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अच्छा ये बात आज के बाद हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, अभी 3 बातें बताने जा रहा हूं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में या सुक्रोज सॉल्यूशन के फॉर्म में, और उसे स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। हम लोगों के बॉडी में खाना बनता तो नहीं है, ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और हमारे बॉडी में ये एक्सेस ग्लूकोज स्टोर होता है बच्चों किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां पर बच्चों? लिवर में। तो याद रखिएगा, इन आवर बॉडी द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज स्टोर्ड इन आवर लिवर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन प्लांट्स के बॉडी में खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ या सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, एक ही बार लिखूं, समझ नहीं आया तुम्हें? सुन लीजिए बच्चों, है ना, आपस में बातें नहीं करें बच्चों। सो फ्लोएम के बारे में एक बात सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फ्लोएम के बारे में एक बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए बच्चों। यहाँ पर ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन एक्चुअल में ह्यूमंस में जो लिवर है उसमें मेनली स्टोर होता है। जो सेकंड लोकेशन है ना, जो सेकंड लोकेशन है वो एक्चुअल में अपनी मसल्स है। आपस में बातें नहीं करें बच्चों, जो भी चीज है डाउट है वो मुझसे बात करें, मुझसे पूछें। ठीक है, सुन लीजिए बच्चों, सबसे पहली बात, फ्लोएम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। किस फॉर्म में बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बच्चों? सुक्रोज। और सुक्रोज के फॉर्म में क्यों होता है? या सुक्रोज सॉल्यूशन भी कह दूं बच्चों, सूखा सूखा सुक्रोज तो नहीं हो सकता है, तो या तो सुक्रोज आप ढूंढे ऑप्शन में, या ज्यादा बेहतर है सुक्रोज सॉल्यूशन आप। अब सुन लीजिए बच्चों, अब सुन लीजिए यहां पर ध्यान से, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कह देते हैं बच्चों। अभी इस लेवल पर आपको यही याद रखना है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। डायरेक्ट बात है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम, थ्रू फ्लोएम इज कॉल्ड एज, क्या कह दिया जाता है बच्चों? उसे, उसे ट्रांसलोकेशन कह दिया जाता है, ट्रांसलोकेशन। ये बात याद रखिएगा बच्चों कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है बच्चों। बेटा आपस में बात नहीं करें, एक बार मना कर दिया, अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा उन लोगों को जो आपस में बात करें, एक दूसरे की जवाब देने की जरूरत नहीं है। जस्ट पे अटेंशन इन द क्लास इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू डोंट वांट टू यू कैन लीव एक्चुअली। अच्छा अब और आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से यहाँ पर, और आगे एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक एक्टिव प्रोसेस है का मतलब ये, वो एक्टिव प्रोसेस है उसका मतलब ये कि उसमें एनर्जी का खर्चा होता है। इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, जैसे आजकल अगर हम लोग पानी की बात करें, अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी अपने को फ्री में मिल जाता है। एटलीस्ट अलीगढ़ में तो आपको पानी पीना है, कहीं पर भी आपको फ्री में मिल जाएगा। दिल्ली में तो पानी का भी कॉस्ट लगता है, वो ठेलों पर बिकते हैं, बट अलीगढ़ में एटलीस्ट अपने को पानी फ्री में मिल जा रहा है। लेकिन खाना खाने के लिए तो पैसे खर्च
करने पड़ेंगे। ऐसे प्लांट के बॉडी में भी पानी का ट्रांसपोर्ट फ्री है, बट खाने के ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी लगेगी। किस फॉर्म में बच्चों? एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव प्रोसेस। फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या? रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में बच्चों? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी का खर्चा होता है बच्चों खाने के ट्रांसपोर्ट। और आगे बच्चों, और आगे हम लोग कहते हैं यहां पर एक और बात कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो बाई डायरेक्शनल कहते हैं या मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं। जब खाना बना कहां बच्चों? पत्तियों। बनने के बाद या तो वो पूरे प्लांट के बॉडी में जहां पर भी जरूरत है वहां पर भेज दिया जाएगा, या फिर वो स्टोर करने के लिए रूट्स में या जो भी प्लांट के अलग अलग ऑर्गन है वहां पर स्टोर करने के लिए भेज दिया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों ये बात क्या कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो मल्टी डायरेक्शनल है। तो इट इज बाई डायरेक्शनल कह दें, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल कह दिया जाए बच्चों। इट इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, ये कई अलग अलग डायरेक्शन में होता है बच्चों। जो फूड का ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम के थ्रू, दैट इज बाई डायरेक्शनल और दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। आई होप ये बात बच्चों सभी को समझ में आ गई। सारे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इट इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट है। अब एक बात लास्ट और यहां पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये बात भी सुन लीजिए कि फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है that is due to positive pressure. वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था बच्चों that was due to a suction pressure और a negative pressure, but फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसका पूरा मैकेनिज्म अपने को नहीं पढ़ना है बच्चों। बस ये याद रखिए, अगर कोई पूछे भी तो आपको ये कहना है कि प्रेशर के डिफरेंस के अलोंग फूड का पुशिंग प्रेशर की वजह से मूवमेंट होता है, पुश किया जाता है बच्चों। ये बात याद रखें, ये बात याद रखें क्या कि जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट है दैट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज अलोंग द प्रेशर डिफरेंस, है ना? किस वजह से बच्चों? प्रेशर डिफरेंस के अलोंग फूड का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, अलोंग दी प्रेशर डिफरेंस। और यहां पर हम लोग कह दें ये बात इसके बारे में है, पॉजिटिव प्रेशर के बारे में। पॉजिटिव प्रेशर के वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात याद रखिएगा। आई होप ये बात सभी लोग समझ गए, है ना? एवरी प्रोसेस इज एक्टिव इन एनिमल्स, एवरी प्रोसेस इज एक्टिव। हम लोग कह सकते हैं बच्चों एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह एटलीस्ट वो सब एक्टिव प्रोसेस, बट ऐसा एवरी प्रोसेस तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेल वगैरह में भी डिफ्यूजन के वजह से कई सारे काम हो रहे हैं जो पैसिव होते हैं। जैसे ब्रीदिंग है बच्चों, दैट्स अ पैसिव प्रोसेस, है ना? उसमें एटीपी का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, गैसेस एक्सचेंज, वो भी डिफ्यूजन के अलोंग होता है। ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब रूट्स से जो खाना, जैसे पत्तियों में खाना बना तो बनने के बाद वो रूट में स्टोर किया जा सकता है, और जब बाद में जरूरत पड़े अगर प्लांट को कभी, तो रूट में जो स्टोर्ड है वो वापस ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो अपवर्ड से डाउनवर्ड भी और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी, मतलब उसी रास्ते के जरिए दो डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। दिस इज बाय डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं फ्लोएम के अंदर जो 4 टाइप के सेल्स हैं उनके बारे में क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं। आप ध्यान दे लीजिए बच्चों, नाउ पे अटेंशन बच्चों, अब ध्यान दे लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। क्या मैं बोलने जा रहा था आपसे, जो फ्लोएम है वो उसमें 4 टाइप के सेल्स है, तो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके अंदर 4 टाइप के सेल्स हैं। जैसे जाइलम में 4 टाइप के सेल्स बताए थे ना, इसमें भी पहला टाइप का सेल सुन लीजिए बच्चों, फर्स्ट वन आर दी सीव ट्यूब्स। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर सीव ट्यूब्स। अब सीव ट्यूब्स के बारे में सुन लीजिए बच्चों बहुत ध्यान से। क्या मैं कह रहा हूं यहां पर, ये जो सीव ट्यूब्स हैं इसमें जो एक एक सेल्स हैं इन्हें सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोला जाता है। ये एक सेल बच्चों, ये दूसरा सेल देखिए, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये तीसरा सेल देखिए बच्चों, और इन सेल्स की एक खासियत है,
खासियत ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी, न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट हमने दिखाया, एक दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट है, ऐसे कई सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो इसे क्या बोला जाता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों ये बात आप समझते हैं कि सीव का मतलब क्या होता है, सीव का मतलब होता है नेट या जो छन्नी होती है बच्चों, जिससे हम लोग छानते हैं। कैसे ये मेंटेन क्या पूछ रहा है कोई बच्चा, साकिब क्या पूछ रहे हैं, सर दीज ट्यूब्स आर हाउ मेंटेन फ्रॉम डैमेज। बच्चों आसपास सेल्स पाए जाते हैं, है ना, इनके आसपास लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, वो लिविंग सेल्स उनको उनका जो डैमेज है उसका रिपेयर करने का काम करते रहते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो क्या मैं कहने जा रहा था, ये सीव, सीव का मतलब क्या होता है बच्चों, छन्नी या नेट या जाल। तो ये जो एक सेल है बच्चों, उसके एंड पर ऐसी कुछ छन्नी लगी हुई होती है या नेट लगा हुआ होता है, और इनको कहते भी यही है बच्चों, सीव प्लेट्स, दे आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। ये बच्चों लिविंग सेल्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लिविंग सेल्स तो है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट एट मैच्योरिटी। तो ये बात कह दिया जाए बच्चों, सीव ट्यूब जिन सेल्स से बने हुए हैं, सेल्स आर कॉल्ड एज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इन्हें, इन सेल्स को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कह देते हैं। एक बात, दूसरी बात क्या कहते हैं बच्चों, एट मैच्योरिटी दे आर लिविंग बट दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी बताया था। तो क्या कह दिया जाए बच्चों, एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर, है ना, दे लूज देयर न्यूक्लियस, ये दे लूज देयर न्यूक्लियस, ये अपने न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं बच्चों, लेकिन लिविंग, लिविंग होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए बच्चों, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये एब्सेंट होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, लेकिन उनके जगह पर सीव सेल्स पाए जाते हैं। तो सीव ट्यूब्स आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, देयर सीव सेल्स आर प्रेजेंट। याद रखना है यहां पर, ये बात मैं कह देता हूं, क्या कह दूं बच्चों, इन इन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में एंड इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में क्या बच्चों, सीव सेल्स आर प्रेजेंट, सीव सेल्स आर प्रेजेंट। ये नहीं पाए जाते हैं, यहां सीव सेल्स पाए जाते हैं, सीव सेल्स सीव ट्यूब से अलग है। याद रखिएगा, यहां सीव सेल्स पाए जाते हैं, सीव सेल्स सीव ट्यूब से डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं। क्या बात यहां पर याद रहेगी सभी को बच्चों, ये बात सभी लोग याद रखिएगा। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब्स के जरिए ही फूड का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा और आगे चलते हैं, एक और बात सुन लीजिए, यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए बच्चों, सीव ट्यूब्स के साथ साथ एक दूसरे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। एंड एज देयर नेम स्टेट्स, जैसा उनका नाम इनके बारे में कह रहा है बच्चों, कंपेनियन, कंपेनियन क्या होते हैं बच्चों, साथी, साथी। सीव ट्यूब और सीव सेल्स में डिफरेंस ये है कि ट्यूब्स बच्चों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से कंटिन्यूअस लॉन्ग चैनल में, लेकिन सीव सेल्स आर नॉट अरेंज इन सच ए मैनर। वो सब जो है एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, बट दे आर नॉट अरेंज इन सच ए मैनर। तो इसी वजह से जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में उतना कंटिन्यूअस उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ना। डिफरेंस क्या होता है बता दिया बच्चों, ये याद रखिएगा। और कंपेनियन सेल के बारे में बताने जा रहा था, तो कंपेनियन सेल्स बच्चों जैसा इनका नाम है वैसा ही इनके बारे में बात भी है, इनके बगल बगल में इनके साथी, जिनके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये देखिए बगल में जो रेड कलर से दिखा रहा हूं ना, ये कंपेनियन सेल्स है, और कंपेनियन सेल्स के पास बड़े बड़े न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे बच्चों, याद करिए, मैंने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि दो सेल्स एक दूसरे के सेल वॉल के बीच में एक रास्ता होता है, प्लाज्मोडेफिलेटा बच्चों, वही रास्ते से ये कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कंपेनियन सेल्स है ये भी कैसे हैं बच्चों, ये भी लिविंग है, दे आर आल्सो लिविंग, और इनके पास एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, लंबा सा एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है।
जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के फंक्शंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यस बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा से दोनों कनेक्टेड है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट। याद रखिएगा, elongated nucleus that controls functions of sieve tube elements। ये sieve tube elements के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, sieve tube elements। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स अगेन दिस सेल इज एब्सेंट। ये सेल नहीं पाया जाता है बच्चों, कौन सा? कंपेनियन सेल। इसके जगह पर एक दूसरा सेल पाया जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। डायरेक्टली याद रखना है बच्चों क्या, कि ये बात यहीं पर कह दे कि इन जिम्नोस्पर्म्स, कहां पर? जिम्नोस्पर्म्स में, इन जिम्नोस्पर्म्स एल्ब्यूमिनस cells are present जिम्नोस्पर्म्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी, दोनों में याद रखना है, are present in place of companion cells। इसके जगह पर बच्चों, कंपेनियन सेल्स के जगह पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं बच्चों? एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। कहां पर? इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। बच्चों ये भी कहते हैं, कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं लिविंग है। यस, मिडिल लैमेला तो हर सेल के बीच, हर दो प्लांट के सेल के बीच में होता है जहां पर उनको अटैचमेंट करना है। मिडिल लैमेला तो होता ही है प्लांट के लगभग हर सेल में। वो तो मैंने फ्रूट वाला एग्जांपल, एक एक्सेप्शनल केस बताया था जहां पर मिडिल लैमेला को डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि उससे एक रोल अदा हो रहा है, उससे एक फंक्शन अदा हो रहा है, नहीं तो हर जगह पे। बच्चों ये वाली बात सभी को समझ में आई? उनका नाम उनके बारे में बता रहे, कंपेनियन मतलब साथी। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के ये साथी हैं जो उनके सारे काम को ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल्स के पास बड़ा सा एलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों, ये बात भी आप समझ गए। अब एक तीसरे टाइप का सेल यहां पर समझ लीजिए, अगेन द फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे वहां पर जाइलम पैरेन्काइमा था ना बच्चों, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा अपनी आदत कभी छोड़ते नहीं है। जैसे वहां पर जाइलम पैरेन्काइमा का काम था फूड को स्टोर करने का, वैसे यहां पर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करते हैं बच्चों, और साथ में साइडवेज डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो कह दिया जाए फ्लोएम पैरेन्काइमा लैटरल कंडक्शन, लैटरल मतलब बगल बगल में, कंडक्शन ऑफ फूड, लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड, और प्लस दूसरी बात क्या कहते हैं? स्टोर्स फूड। ये खाने को स्टोर भी करता है, स्टोर्स फूड। और ये भी कहता है बच्चों, पैरेन्काइमा है तो लिविंग तो होगा ही, तो इट्स अ लिविंग सेल। आप देख रहे होंगे बच्चों कि फ्लोएम टिश्यू में अब तक हमने 3 सेल्स पढ़े, और 3 के तीनों कैसे हैं बच्चों? लिविंग है। बस एक सेल इसमें डेड होता है, और जो आखिरी वाला भी पढ़ेंगे, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स ये कैसे बच्चों? ये डेड है। ये क्यों डेड है? रीजन इज द सेम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निफिकेशन की वजह से फ्लोएम फाइबर्स डेड। बच्चों इनको डेड तो होना ही था, क्योंकि इनको मजबूती देनी थी, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना था। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए इनको डेड होना पड़ा। बच्चों फ्लोएम फाइबर्स आर डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मजबूती या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, यस फ्लोएम फाइबर्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कई बार हम लोग कुछ प्लांट के जो जूट फाइबर्स वगैरह निकालते हैं, वो यही फ्लोएम फाइबर्स होते हैं बच्चों, जिनको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं बच्चों। याद रखिएगा, आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई कि फ्लोएम टिश्यू में 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। कौन कौन से बच्चों? सीव ट्यूब्स, दूसरे कंपेनियन सेल्स, तीसरे फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथे फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों सेल्स में से 4 में से 3 सेल्स लिविंग है, बस एक सेल इसमें डेड है, फ्लोएम फाइबर्स। इसीलिए इस पूरे टिश्यू को हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों? इट्स अ लिविंग टिश्यू। So phloem tissue is considered as a living tissue because majority of the cells are living, only one cell is dead, and that is phloem fibers that was required to provide mechanical strength or support to actually the phloem को support देने के लिए।
बच्चों बताइए, अगर यहां तक बातें सभी को क्लियर हो गई हैं तो हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी पहले यहां तक बता दीजिए बच्चों, कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ लीजिए। हाँ, जूट फाइबर्स एंड कॉयर वगैरह जो होता है ना, जूट और हेम्प के फाइबर्स, तो यही फ्लोएम फाइबर्स यूज किए जाते हैं। किसी को कोई डाउट बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या पूछ रहे हैं सर? वाई प्लांट डज नॉट नीड हार्ट लाइक मैकेनिज्म टू फास्टन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर? बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। क्या सवाल है कि जैसे एनिमल्स के अंदर हार्ट पाया जाता है पंप करने के लिए खाने पीने को या ब्लड को, ऐसा प्लांट्स में क्यों जरूरत है? तो बहुत बेसिक से मैं समझाता हूँ बच्चों। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म स्लो है, प्लांट्स को बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं करना है यहाँ वहां, उनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो जब एनर्जी उतना ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए तो उनके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर भी इतना क्विक करने की जरूरत नहीं है। तो जब फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट इतना क्विक करने की जरूरत नहीं है तो वहां पर कोई मैकेनिकल हार्ट नहीं चाहिए ताकि उनका खाना और पीना बहुत तेजी से ट्रांसफर। बच्चों अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बगैर हार्ट के सब कुछ काम चल रहा है ना, कोई इमरजेंसी फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनमें क्यों कॉम्प्लिकेशन क्यों होगा, क्यों हार्ट का सिचुएशन? और ग्लूकोज तो सुक्रोज कैसे बन जाता है? ग्लूकोज टू सुक्रोज, दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज पहले समझिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर। तो ग्लूकोज जो है अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में, और एक दूसरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में लिंक हो जाते हैं सुक्रोज में। उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना, खत्म करेंगे। आई होप बच्चों सभी को बातें क्लियर हो गई। आज के चीजों को जो है जाकर के अच्छे से एक बार रिविजिट करिएगा, नोट्स जो आपने बनाए उसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी प्लांट टिश्यू बात खत्म नहीं हुई, एक छोटा सा टॉपिक लगभग 15-20 मिनट का या आधे घंटे का अभी और बचा हुआ है, वो हम लोग कर लेंगे, फिर एनिमल टिश्यू पर जाएंगे। सर सेल और फाइबर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। फाइबर जब एलोंगेटेड होता है, जैसे मसल फाइबर अपने लिविंग सेल्स है, लेकिन उनको फाइबर बोला जाता है क्योंकि वो एलोंगेटेड होते हैं। तो फाइबर और सेल इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सर शुगर केन कंटेन सुक्रोज फॉर इट्स स्वीटनेस, तो क्या प्लांट सुक्रोज भी फॉर्म करते हैं? यस भाई, प्लांट्स में सुक्रोज क्यों नहीं बनता है? जो ट्रांसपोर्ट है वो सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है, तो ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, गुड बाय। लेट्स मीट ऑन दी नेक्स्ट